जब जनता को लगा कि गलत तरीके से एक नौजवान जो अपनी जगह बनाना चाहता है, एक नौजवान जो राजनीति में साफ सुथरी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी राजनीति को खत्म करने के लिए सारे लोग लामबंद होकर उसको मारना चाहते हैं। बाकी नेताओं के प्रति आपका मन थोड़ा मोल भंग होता लग रहा है। जैसे कि मीणा समाज से भी कई नेता आते हैं जो कांग्रेस में नाम है। बताओ, खुला बोलेंगे, पर क्या दिक्कत है? रमेश मीणा की बात कर लूं, जब जेल से आया हूँ, अब किसी का झंडा नहीं उठाऊंगा, किसी का दरी नहीं बिछाऊंगा, किसी का नारा नहीं लगाऊंगा। झंडा उठाऊंगा, नारा लगाऊंगा तो जनता जनार्दन का लगाऊंगा। एक थप्पड़, 8 महीने की जेल और अब घर वापसी। जी हाँ, नरेश मीणा, जिनके एक थप्पड़ की गूंज ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी, यहाँ तक कि प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं गूंज उठा। अब जेल से जमानत मिली है और उसके बाद जनता के बीच पहुंचे हैं। ये घर वापसी कहे या फिर राजनीतिक एंट्री? देखो, मैं तो 2002 से राजनीति में हूँ और जेल में जो है वो सभी क्रांतिकारी गए जो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। नेल्सन मंडेला भी जेल गया है, बांग्लादेश में हसीना जी जेल गई हैं, गांधी जी जेल गए, भगत सिंह जी जेल में रहे, जेल में ही शहीद हो गए। तो उसी तरह से क्रांतिकारी की तरह ही नरेश मीणा भी जेल गया, जेल से वापस आया। मतलब राजनीतिक यात्रा के लिए एक बार जेल की यात्रा भी बेहद जरूरी मानी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के युग में जो राजनीति है उसमें अगर कोई जनता के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा तो उसको बहुत जगह जनता के लिए ऐसे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा जो सिस्टम थानों में है, तहसीलों में है, बड़े लेवल पे है, राजनीति में है। और जब कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो जनता के लिए लड़ रहे हैं तो उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। जनता के लिए लड़ाई लड़ना आसान भी नहीं मान। बिल्कुल नहीं है, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, खुद को नहीं, खुद के साथ परिवारजनों को, जो साथी लोग हैं उनको। एक नरेश मीणा को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी जिन लोगों से नरेश मीणा लड़ रहा है, उसके लिए हजारों साथियों को, बहुत सारे लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। नरेश मीणा ने जेल में जो 8 महीने बिताए हैं, क्या कुछ महसूस किया खुद को लेकर? क्या बदलाव लाया आपने? देखो, मैं 8 महीने रहा जेल में, एक 4 दीवारी के अंदर आपको रहना है, एकांतवास में रहना है। तो ऐसे समय में समय को निकालने के लिए, समय काटने के लिए वहाँ किताबें साथी होती है। जमकर किताबें पढ़ी, आत्म अवलोकन किया, आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया, क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करने का सोचा है। जो कमियां उनको दूर करेंगे। अब राजनीति में हैं तो उसमें भी संयमित होकर, धैर्य से, जब कोई कदम उठाएंगे तो सब लोगों से पूछेंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद कदम उठाएंगे। ये बदलाव हुआ है क्योंकि इससे पहले नरेश मीणा किसी की नहीं सुनते थे, अपने आप की भी नहीं। ये रहा है नरेश मीणा का डायलॉग। देखो, नरेश मीणा तो अभी भी मन की सुनेगा, सुनने में तो तेवर और तरीका नरेश मीणा का नहीं बदलेगा। कुछ गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, कुछ कई बार जल्दबाजी में कई गलत फैसले हो जाते हैं, कोशिश करूंगा अपने आप को रोकने की, कंट्रोल करने की। और सभी पूरी टीम से कोई भी निर्णय लेंगे तो सबसे सहमति लेकर, राय मशवरा करके ले। लेकिन जो थप्पड़ गूंजा था, उस थप्पड़ की गूंज ने कहीं ना कहीं आपको हीरो भी बनाया और विलेन भी। हाँ, ये बात सही है। शुरू के जो 10-15 दिन थे स्टार्टिंग के, उसमें तो नरेश मीणा विलेन बनाया गया, बना नहीं था, बनाया गया था। यही दिखाया गया था कि नरेश मीणा गलत है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समरावता में लोग गए, आप जैसे मीडिया साथी गए, वहां के लोगों ने हालात देखे किस तरह से उस घटना के बाद में रात में जिस तरह का एक तरफा पुलिस की कार्रवाई हुई, शासन ने वहां जिस तरह का शोषण किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे जनता को ये भी महसूस हुआ
कि इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है जिसकी 8 महीने सजा दी जाए। रोज माँ बाप अपने बच्चों के थप्पड़ मार देते हैं, स्कूलों में मास्टर स्टूडेंट के थप्पड़ मार देते हैं। अगर इसे थप्पड़ में 307 लगा दी जाए तो ये तो सब लोग ही जेल में रहे। तो एक थप्पड़ में 307 जैसे कातिलाना हमले की मुकदमा धाराएं लगाई गई, जेल में डाला गया, साथियों को प्रताड़ित किया गया, 60 लोगों को साथ में बंद किया और को मुलजिम बनाया। लेकिन ये ईश्वर की कृपा रही, नीली छतरी वाली कृपा रही, जनता जनार्दन की कृपा रही कि जनता का आशीर्वाद मिला, जनता की ताकत साथ में खड़ी हो गई। जब जनता को लगा कि गलत तरीके से एक नौजवान जो अपनी जगह बनाना चाहता है, एक नौजवान जो राजनीति में साफ सुथरी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी राजनीति को खत्म करने के लिए सारे लोग लामबंद होकर उसको मारना चाहते हैं, तो जनता फिर साथ आई, जनता ने आशीर्वाद दिया। जनता ने जब सड़कों पर उतरने का फैसला किया, 25 तारीख को जब हुंकार भरी आंदोलन की, जो विधानसभा घेराव की, उसके बाद जो कुछ नेता जो आज भी जिनके दिल में कहीं जगह है सच्चाई की, ईमानदारी की, वो लोग जो थे वो साथ आए। भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी सबसे पहले वो निकल कर आए, विजय जी बैंसला जी आए, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब आए, राजेंद्र जी गुडा आए। उस घटना में जिस तरह से एक जाति विशेष में जाट समाज मेरे प्रति जो गुस्सा था, उसके बाद में जो भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी ने जब स्टेटमेंट दिया कि मैं होता तो 4 देता, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैं उसको जानता नहीं था। बहुत से इंदिरा मीणा जी, ओम प्रकाश हुडला जी, नीटू सीकरवाल जी मध्य प्रदेश से जो एमएलए रहे हैं, पहले चुनाव लड़े भी लोकसभा का, वो मेरी मदद करना है। बाबू झंडेलवाल जी एमएलए है, अभी श्योपुर से वो आए। अतुल प्रधान जी लेकिन सपा विधायक वो आए। ये तमाम लोग मेरे साथ आए, जनता आई, जो वकील थे, एडवोकेट थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी लड़ाई लड़ी उन्होंने कोर्ट में, न्यायपालिका में। और कुछ लोग ऐसे देखे मैंने जो 8 महीने तक, 8 महीने इतनी लंबी जेल कोई जाता है तो परिवारजन भी भूल जाते हैं, वो भी महीने 6 महीने में तारीख वकील से बात कर लेते हैं। लेकिन अभी ये राकेश भैंसला एक साथी था, अबरार था, मेरे बहुत साथी थे, वो बेचारे रोज जेल के बाहर खड़े रहते थे, रोज वकीलों के चक्कर काटना, रोज वकीलों से बात करना, उनसे जितना बना उतना उन लोगों ने किया। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला। और यही नरेश मीणा की ताकत माने कि इतने साथ युवा आपसे जुड़ते चले गए, और इस जेल यात्रा के बाद तो और ज्यादा माने। यही मेरी ताकत है, जनता ही ताकत है। मुझे राजनेताओं को मैंने देखा है कि जो राजनीति में पार्ट लेते हैं, कोई राजनीति जागरूक लोग होते हैं, उनका आशीर्वाद, उनको समर्थन मिलता है। लेकिन मुझे इस दौर में, पिछले समय में, माता बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। गांव में माएँ रोती थी, कहती थी बेटा कब आएगा। मेरे साथ जो 60 लड़के जो बंद हुए, उनके जब परिजन उनसे मिलने आते थे तो परिजन उनसे ये नहीं पूछते तुम कैसे हो, वो परिजन उनसे कहते थे भाई साहब का ध्यान रखना तुम्हारे, उनको छोड़ना मत पीछे। मुझे नहीं लगता इतना भावनात्मक जनता का प्यार किसी नेता को मिलता है। लेकिन बाकी नेताओं के प्रति आपका मन थोड़ा मोल भंग होता लग रहा है। जैसे कि मीणा समाज से भी कई नेता आते हैं जो कांग्रेस में नाम है। बताओ, खुला बोलेंगे, पर क्या दिक्कत है? रमेश मीणा की बात कर लूं या जो पूर्व मंत्री है उनकी बात कर लूं, नाम लो आप तो। तमाम आपके, ओम प्रकाश हुडला की बात कर लूं, उनसे तमाम आपके जो सहयोगी उनके फोन पे बातचीत करते थे, ऑडियो रिकॉर्ड करते थे और कहते थे कि नरेश मीणा को लेकर बात करो, समरावता लेकर बात करो, वो एक ही बात बोलते थे, हम पार्टी में, फोन कट हो जाता। मीणा समाज में मेरे साथ राजनीति में जो लोग हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोग सामने आए फ्रंट फुट पे। वो बामनवास की विधायक इंदिरा मीणा मेरे साथ आई, और दूसरे ओम प्रकाश जी हुडला जो महुआ के विधायक रहे हैं पहले, वो मेरे साथ आए। बाकी कोई नेता ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने भी बैक ड्रॉप से भी मदद नहीं की। अब क्या 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 नहीं किया, पर मुझे तो पता नहीं चला कि भाई मेरी मदद की है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये बार बार यही कहते आ रहे हैं कि नरेश मीणा यदि मेरे साथ होता तो आज कहां से कहां पहुंचा देता। हनुमान भाई साहब से जब मैं चुनाव लड़ा था, तो चुनाव लड़ने में पहले मैं उनसे मिलने गया था। उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे चुनाव लड़ने में। उन भाई साहब ने, हनुमान जी ने मेरे को कहा था कि तू नरेश चुनाव लड़। मैंने कहा भाई साहब मैं जैसे तैसे आपके लिए व्यवस्था कर दूँ, हेलीकॉप्टर की आपको प्रधान मैं खुद पैसे से अपना हेलीकॉप्टर लेके तेरे चुनाव में आऊंगा, और इसलिए मैं खड़ा हो गया था। लेकिन पता नहीं उनको शायद ये लगा कि भाई RLP से नहीं लड़ा तो इसलिए नहीं आए। लेकिन मैं निर्दलीय था और भाई साहब को आना चाहिए था। हनुमान जी भाई साहब आते तो चंद्रशेखर आजाद और रोहतर ये लोग आ जाते,
तो मैं 200% चुनाव जीतता। नहीं, आपने ये दम भी भरा था जब तक निर्दलीय ताल ठोकने की आप बात कही, रविंदर सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, जी राजकुमार रोतम, मेरी बात एक भी नहीं आया। मेरी सबसे बात हुई थी, भाई रविंद्र भाटी से भी मेरी बात हुई थी। बाप वाले जो थे राजकुमार हो, तो उनके साथ ही मेरी मदद करने आए थे। अभी भी, हाँ, एक मैं उनका नाम भूल गया, मेरे जो अभी बाप पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उनका भी मैं आभारी हूँ। अभी इस एपिसोड में भी करी, चुनाव में भी मेरी मदद करी। भाई जय कृष्ण पटेल हमारा साथी जेल में है, उसने मेरी सब तरह से मदद करी। तो जिन लोगों ने मदद करी है उनका एहसान है, और जो फ्रंट में रहे, जो जिन्होंने ये सब किया, धाराएं लगाने से लेकर नरेश मीणा को 8 महीने तक जेल में डाले रखना, प्रताड़ित करना, परिवार को दुखी करना, समय आएगा जब उनको भी बताएंगे कि समय बदलता रहता है। आज वो राजा है, किसी दिन कोई दूसरा राजा बनेगा। जेल के समय में दूसरे कैदी थे, वो क्या कहते थे आपको लेकर? देखो, मैं 2 जेलों में रहा हूं, टोंक जेल में और बूंदी जेल में। मैं जब गया तो वहां भोजन की बड़ी शिकायत थी, खाने की क्वालिटी की। सरकार की तरफ से जेलों में पूरा राशन दिया जाता है, भरपूर राशन दिया जाता है, लेकिन जैसा राशन जो दिया जाता था उसमें कटौती की जाती थी। मैंने हड़ताल करी जेल में। जेलों में एक नियम है अंदर का, वहां कुछ वीआईपी बंदी रहते हैं जिनको अलग से खाना बनता है, अलग से खाना मिलता है, अलग अलग सेटअप है, अलग अलग बाड़े। मुझे भी वीआईपी कैटेगरी में खाना दिया गया था। शुरू में जब मैं गया, मैंने कहा भाई मैं 400 बंदी है, जो 400 बंदी खाना खाएंगे वही नरेश मीणा खाना खाएगा। मुझे जो सरकार राशन देती है वो सरकार का राशन चाहिए। मैंने हड़ताल करी वहां 4 दिन बिल्कुल भूखा रहा। फिर वहां के जो सुप्रीडेंट साहब थे उन्होंने मुझे मनाया। जब तक मैं रहा हूं तब तक 1 नंबर का खाना टोंक में मिला। वहां कई बंदियों पे, वैसे तो वहां शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना अलाउ नहीं है जेलों में, लेकिन फिर भी दी जाती है। आपको भी? मुझे तो नहीं दी, मेरे साथ कोई इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन दी जाती तो मैंने वो उसका विरोध किया। वरना मैं जब तक जेल में हूं किसी के ऊपर बिना वजह कोई हाथ नहीं उठाएगा, और नहीं उठाया। फिर मैं बूंदी गया, वहां भी जब मैंने देखा तो खाने की स्थिति वही थी। मैंने वहां भी कहा कि भाई मैं जब मेरे पीछे आगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर मैं जब तक हूं जब तक तो सारे बंदी जो राशन मिलता है वो दो में। और वहां भी वो राशन मेरे जाने के बाद पूरा बढ़िया खाना दिया गया। मुझे खुशी है कि जब भी मैं, जब गार्ड करती थी मेरे को, जब टोंक कोर्ट में लाया जाता था तो जो गार्ड में जो पुलिस वाले रहते हैं वो बताते थे कि भाई बंदी ये कहते हैं, जो बंदी जाते थे उनके गार्ड में, तो बंदी ये कहते थे कि हम तो ये चाहते हैं कि भगवान करे नरेश मीणा जैसा नेता हर जेल में बंद होना चाहिए, ताकि खाना बंदियों को अच्छा मिले, बंदियों को सुख सुविधा मिले। जेल में बाकी बंदियों को हाथ नहीं उठाने का, लेकिन जो आपने हाथ उठाया था उसको आप कितना सही मानते हैं? मैं उस पर अफसोस करता हूँ। कृत्य उनका भी ठीक नहीं था कि एक सीनियर अधिकारी द्वारा एक छोटे कर्मचारी, जो आंगनबाड़ी की कर्मचारी थी, उसके साथ अभद्रता की जाए, उसको जबरदस्ती पद की धौंस देते हुए ये कहा जाए भाई तुम वोट दो। लेकिन मेरा जो विरोध करने का तरीका था वो ठीक नहीं था, मैं ये मानता हूँ। मेरे को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और उसके लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। आगे से कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों। कहीं ना कहीं ये चीज देखी जा रही है कि अब मीणा समाज नरेश मीणा को नेता मान चुका है। देखो, मैं मानता हूँ कि भारत में जो पैदा होगा वो किसी न किसी जाति और धर्म में पैदा होगा। ये वैदिक काल, ऋग्वेद काल से चला आ रहा है, रामायण काल, महाभारत काल से चला आ रहा है। और ऐसे में मैं भी, मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं मीणा समाज में पैदा हुआ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं मीणा समाज जैसे लड़ाके समाज में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं मीणा समाज में पैदा होने के बावजूद भी मैं सर्व समाज का बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे कर्म करूं जिसे अन्य समाजों में मेरे समाज के प्रति अच्छी सोच बने, पॉजिटिवनेस आए। मैं मेरे समाज के युवा साथियों से, साथियों, आज जो लोग इस इंटरव्यू सुनेंगे उनसे भी अपील करूंगा कि कभी भी कहीं धड़ियों पे बैठ के, छोटी जगह पे बैठ के इस तरह की जातिवाद की, इस तरह की बात नहीं करें। सब समाजों को साथ लेकर चले। जब कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसको जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, तब वो ये नहीं पूछता कि किस जाति का ब्लड चाहिए,
उसको तब ब्लड चाहिए होता है। जो किसी मरीज को ब्लड चढ़ाना हो तब उसको ब्लड चाहिए होता है, वो किसी भी जाति का हो। जब किसी व्यक्ति को मार्केट में कोई सामान खरीदना तो दुकान नहीं देखता। जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है और कोई बड़ी बीमारी है तब वो जात का डॉक्टर नहीं देखता, वो देखता है कि कौन अच्छा डॉक्टर है। जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास वो जाता है। ये जात पात ये केवल बच्चों को ब्याह कराने के नाते कराने के सिस्टम है, इनसे ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, जो जाति का वही असली बेटा है जो अपनी जाति को ऐसा कर्म करे कि दूसरे लोग वो उस जाति का उसकी वजह से सम्मान करें। नरेश मीणा अभी भी किसी के चेले हैं या फिर गुरु बदल लिया है? देखो भाई साहब, मैं चेला तो कभी किसी का रहा नहीं, किसी का नहीं, कभी नहीं रहा। हाँ, मैंने सम्मान जरूर किया है और राजनीति में रहने के लिए गॉड फादर की जरूरत होती है। मैं एक साधारण परिवार, किसान परिवार से पैदा होकर आया हूँ, गांव से उठकर आया हूँ। मेरे घर में तो कोई एमएलए मंत्री तो नहीं थे। अगर एमएलए मंत्री होते तो किसी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, टिकट मिल जाता। बड़े होते ही 25 साल की उम्र होते टिकट मिल जाता। लेकिन छात्र राजनीति में रहे, छात्र राजनीति में अच्छा मुकाम पाने के बावजूद भी, सब तरह का आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी टिकट नहीं मिले। सोचा कि नेताओं की आका बनाए, किसी को गॉड फादर बनाए, लेकिन सब द्रोणाचार्य थे। सबको राजा का बेटा अर्जुन पसंद था, एकलव्य किसी को पसंद नहीं था। सब अंगूठा कटवाना चाहते थे एकलव्य का। लेकिन अब जब जेल से आया हूं, अब किसी का झंडा नहीं उठाऊंगा, किसी के दरी नहीं बिछाऊंगा, किसी का नारा नहीं लगाऊंगा। झंडा उठाऊंगा, नारा लगाऊंगा तो जनता जनार्दन का लगाऊंगा। ऊपर वाले के, ईश्वर के दरबार में ढोक दूंगा, किसी के दर पे ढोक नहीं दूंगा। जो भी होगा अब जनता जनार्दन के। ये इशारा एक नई राजनीतिक पार्टी के उदय का भी है। अब राजनीति में कल का तो पता नहीं है, कल क्या होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी। लेकिन जहां कहीं भी जो जनमानस मेरे से चाहता है, जनता मेरे से जो चाहती है, जो जनता का मन होगा वो मैं करूंगा। जहां वो चाहेगी, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहेगी, जिस जगह वो चाहेगी, अगला जो भी फैसला होगा, और जब वो विशेष रूप से पॉलिटिकल फैसला, जब भी मैं कोई राजनीतिक फैसला लूंगा तो इस बार मैं बड़ी सभा करके या बड़ी मीटिंग करके बड़ी जनता को इकट्ठा करके और सबसे पूछ कर लूंगा। सुगबुगाहट चल रही है कि एक बड़ी रैली को लेकर प्लानिंग की जा रही है और उसमें कई बड़े नेताओं को भी मंच पर बुलाया जा सकता है। ऐसा हकीकत में है या कुछ नहीं? देखो, ऐसा है, बड़ी रैली के लिए आजकल बरसात का समय है, वो डोम फॉर्म लगते हैं, वो लाखों में लगते हैं। मेरे पास व्यवस्था है नहीं। मेरे पास तो जो साधारण टेंट होता है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। बड़ी रैली करने के लिए बहुत सारे मंच भी बनाना पड़ेगा, आपको टेंट भी लगाना पड़ेगा। मेरा ख्वाब है लेकिन कि एक तो जो 25 फरवरी को जो विधानसभा घेराव था वो टल गया था। फिर माननीय न्यायालय के आदेश के कारण से जब मेरी रिलीज हुई, जेल से बाहर आया, तो बड़ा जलसा होने वाला था, 2-3 लाख लोग आते जेल पे। वो माननीय न्यायालय के आदेश के कारण वो रद्द हो गया था। अब मेरी इच्छा है कि एक बार तो मैं इस जयपुर में, राजस्थान में ऐसी रैली करना चाहता हूं जिसको हिंदुस्तान देखे कि एक युवा, एक छात्र जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उसके साथ जनता का इतना आशीर्वाद है। कांग्रेस में जब गए थे महत्वाकांक्षा थी कि कम से कम पद तो हो, कुछ तो हो। देखो, कांग्रेस के हालात तो ऐसी है, एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना के बाद में वो कहते हैं कि संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि 10% लोगों के पास सब कुछ है, 90% लोग खाली आते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसमें आप ये बता दो मुझे 13% आदिवासी है राजस्थान में। वो जिस मंच पे राहुल गांधी जहाँ सभा करने आते हैं राजस्थान में, क्या उस मंच पे जो पहली जो लाइन होती है, क्या एक भी मीणा नेता दिखता है आपको? मुझे बता दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या एक भी नेता मीणा समाज में ऐसा है जो अपने टिकट के अलावा दूसरे की टिकट मांगता हो? राहुल गांधी जी जब इस तरह की बात करते हैं, आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे पड़ी है, और वेंटिलेटर पे पड़ी है, आईसीयू में है, और वो जो सांसें चल रही है कांग्रेस की, वो एसटी, एससी और माइनॉरिटी की वजह से है। मेरा जो मानना है, अगर ओरिजिनल वोट बैंक है कांग्रेस का, कोई जो सच्चा वोट बैंक है, वैसे तो पायलट साहब को मुखिया बना दो, पूरा गुजर समाज कांग्रेस को वोट दे देगा। पिछली बार डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया बीजेपी ने, तो पूरे मीणा समाज उधर चला गया।
जातिवाद के हिसाब से भी राजस्थान में बदल जाता है। लेकिन कांग्रेस का अगर कोई मूल वोट है, कांग्रेस अगर कोई जिंदा है तो एसटी एससी माइनॉरिटी की दम पर है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, एसटी एससी माइनॉरिटी को राजस्थान में मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है ये बता दो, आप ही बता दो। आप कहोगे टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष का नेता बना रखा है। क्या टीकाराम जी जूली अपने टिकट के अलावा अलवर में किसी एक दूसरे का टिकट दिला सकते हैं क्या? और जिस दिन भंवर साहब की आंखें फिर गई, आपको लेकर उन्होंने भी किसी ने आंखें तिरछी कर दी भंवर साहब ने, उस दिन जूली साहब भी सड़क पे आ जाएंगे। आप हमारे वहां चले जाओ, हाड़ौती में प्रमोद जैन भाया टिकट बांटता है, जिसकी खुद का वर्ग, जिस वर्ग से वो आते हैं वो खुद तो बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन टिकट प्रमोद जैन भाया बांटता है। और नरेश मीणा जिसके साथ लाखों लोग हैं वो टिकट की भीख मांगता है। क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का अगर इसी तरह रही तो जैसे राजकुमार रोत ने सुपड़ा साफ कांग्रेस का किया उदयपुर डूंगरपुर में, वैसे नरेश मीणा हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान तक कांग्रेस को साफ कर देगा। युवा सब आपके साथ थे जब आप जेल में थे, डटे हुए थे, लेकिन जैसे ही अब आप जेल से बाहर आए हो, कुछ नेताओं को ये लग रहा है कि श्रेय मैं ले लूं, कोई कह रहा है मैं ले लूं। असली श्रेय किसको दें कि नरेश मीणा के ऊपर इनका हाथ रहा, जिसके चलते आज नरेश मीणा बाहर आया है? एक तो ऊपर नीली छतरी वाले भगवान ईश्वर को देता हूँ, खाटू श्याम बाबा को देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि समरावता में जिस तरह का प्रकरण, जिस तरह का वहां घटनाक्रम घटा, उस घटना में जनहानि होने का पूरा अंदेशा था। हमें रात में खबर भी आई कि एक माँ और 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर जनहानि होती, कोई व्यक्ति अगर वहां मर जाता, वो चाहे बंदूक की गोली पुलिस की होती, लेकिन 302 100% नरेश मीणा पे लगनी थी, उन 60 बच्चों पे लगनी थी जो मेरे साथ बंद थे। ईश्वर की कृपा रही, और नरेश मीणा को छूटने में ये सबसे बड़ी कृपा है वो जनता जनार्दन की, जिसने विधानसभा घेराव की घोषणा करी थी, फिर से 20 तारीख को घोषणा करी, हर तहसील हेडक्वार्टर पे, हर जिले हेडक्वार्टर पे बड़ी बड़ी रैलियां करी। भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल को धन्यवाद दूंगा राजनीति में, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी बैंसला, हमारे अतुल जी प्रधान, नीटू सिकरवाल जी, इंदिरा मीणा जी, हुड्डा जी, उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, पार्टी से भी, लीग से भी हटकर, और हमारे सारे साथियों को नेतृत्व किया, सारे साथियों के साथ लगे, इन सबका धन्यवाद। बीच बीच में ये भी चीज आ रही थी कि नरेश मीणा के नाम पर कुछ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, कोई अलग ही नरेश मीणा बनने की तैयारी में है। देखो, जो लोग, जब नाम नरेश मीणा का आंदोलन चल रहा है, तो वो जितना बड़ा भी आंदोलन होता या जो भी होता, उसमें नरेश मीणा का ही नाम रहता। लेकिन जब राम भगवान के लिए हनुमान का भी अपना एक वो था, जगह था, सुग्रीव की भी अपनी जगह थी, सबकी अपनी अपनी जगह रहती है। जितने भी लोगों ने मेरे लिए, तिनका भर भी जिसने मेरा साथ दिया है, उसका, उनका मेरे लिए एहसान है, और समय आने पर सबका चुकाऊंगा। एक चीज बार बार ये चल रही है कि नरेश मीणा ये पूरा कांड हुआ था, इसके बाद एक अलग तरह से नेता बनकर उभरे हैं, और यही वजह है कि बड़े मीणा नेताओं को नरेश मीणा से खतरा महसूस हो रहा है। देखो सर, मेरे को 2008 में टिकट मिल जाना चाहिए था। 45 साल उम्र हो गई, मेरे लगता नहीं हूँ इतना। ये भी ईश्वर की कृपा है। ये जो माला पहनाते हैं, सापा बांधते हैं, स्वागत करते हैं, ये आपके लिए कृपा है, दूसरे के लिए चिंता भी है। इनका ये जो स्वागत करने का, इनकी ये ऊर्जा जो आती है, तो शरीर की ऊर्जा से चेहरे पे चमक आती है, नूर है। ये इसी की वजह से, ये भी इनकी वजह से, इनकी देन है ये भी। क्या सवाल किया था आपने? यही कि मीणा समाज के बाकी नेताओं को खतरा नरेश मीणा से। देखो ऐसा है, नरेश मीणा चर्चित तो 2004 में भी राजस्थान में हो गया था, जब फ्रंट पेज पे प्रिंट मीडिया में नरेश मीणा की फोटो छपी थी। राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद हो गए थे, नरेश मीणा जब चुनाव लड़ा तो राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद हो गए। नरेश मीणा ने 2010 में एक छात्र क्रांति रैली जयपुर में निकाली, तो उसके बाद जयपुर में रैलियां बंद हो गई। उसके बाद राजस्थान में, जयपुर में रैलियां बंद हो गई। नरेश मीणा तो पहले भी नरेश था, लेकिन इस एपिसोड के बाद में अभी सब लोग आ रहे हैं, फिर दूसरा ये युग यूट्यूबर्स का आ गया, आप जैसे साथियों का आ गया। नहीं तो हमें कौन जगह देता था? सोशल मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया नहीं होता तो कौन पूछ रहा था नरेश मीणा को, समरावता को? लेकिन आज सोशल मीडिया, आप जैसे यूट्यूबर साथी,
ये इतने ताकतवर हो गए कि आजकल अब नरेश को पूछने लग गए। नहीं तो नरेश तो इस कांड के पहले भी नरेश था। जब 60,000 वोट मुझे, ये तो कांड नहीं होता तो नरेश मीणा 80,000 वोट पे पहुंचता, 5-7 हजार वोट की हार जीत होती। 20,000 वोट मेरे इस कांड के कारण, इस थप्पड़ की वजह से कम हो गए। मेरे से नाराज समाज नाराज हो गया था। जैसे थप्पड़ पड़ा उसके बाद एक समाज नाराज हो गया था। नहीं तो 80,000 वोट आते। 44,000 वोट जब नरेश मीणा के छबड़ा आए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, 18-12 मेरी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मेरा घर नहीं, वहां 44,000 वोट मेरे आ गए। देवली उनियारा में 60,000 वोट मेरे को दे दिए। दौसा में चुनाव लड़ लेता तो ये मुरारी जी आज सांसद नहीं होते। तो क्या मैं नेता नहीं था क्या? लेकिन इस एपिसोड के बाद में आप लोग जगह देने लग गए थोड़ी सी, पहले जगह नहीं दे रहे थे। अब इसके लिए वो राजनीति में जगह नहीं देना चाहते और वो ईश्वर की कृपा रही कि सब कुछ ईश्वर ने रचित है, उसने रच दिया। ये हुआ, सब कुछ हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, और भगवान की दया से जिंदा जेल से बाहर आ गए। आगे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, ताल ठोकेंगे, ये तो कंफर्म है। जगह कौन सी तय कर रहे हैं? अंता 30 सीटें हैं राजस्थान की, कहीं भी चला जाऊंगा। अगर अभी अंता में उपचुनाव हुआ, अंता में जाकर खूंटा रोप दूंगा। अभी कोई इधर पूर्वी राजस्थान में कोई खाली हो गई गलती से भी, और आपको पता है 200 में तो कोई ना कोई खाली चलती है। 200 में खाली तो चलती है। जहां से भी हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान, ये जो दिल्ली से रोड जा रहा है ना, कोटा होते हुए ये जयपुर होते हुए कोटा, इसके इधर इधर जहां भी उपचुनाव होगा, जहां भी सामान्य सीट होगी, एसटी सीट होगी, वहां चुनाव लड़ेंगे। राजगढ़ हो, थानागाजी हो, बांदीकुई हो, महुआ हो, टोडा भीम हो, माधोपुर हो, लालसोट हो, जहां कहीं भी चुनाव होगा, अगर गलती से चुनाव हो गया तो चुनाव लड़ेंगे। गलती से, इसलिए चप्पल जूते त्याग रखे हैं आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई मेरी और मन्नत है, राजनीतिक मन्नत है, जनता के लिए है, या समरावता कांड के जो पीड़ित है जो भी है, जिस दिन मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी मैं उस दिन चप्पल पहन लूंगा। अंतिम सवाल रहेगा, कोई भी जेल यात्रा पर जाता है तो अपनी किताब लिखे, आप लिखने वाले हो? मैं देखो लिखा पढ़ी में थोड़ा कमजोर हूँ। मैंने कभी फॉर्म भी, जब मैं छात्र था तो मैं कभी फॉर्म भी नहीं भरता था। मेरा फॉर्म भी कोई साथी भरता था। लेकिन कोई ढूंढेंगे कोई लिखने वाला अच्छा साथी, वो लिखे, और मैं अपना पूरा जीवन परिचय उसको ईमानदारी के साथ, जैसे गांधी ने लिखी थी एक सत्य, उसी तरह ईमानदारी से बताएंगे, और कभी इस तरह का मौका आएगा तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश मीणा जेल यात्रा के बाद बदले बदले दिख रहे हैं, और यही वजह है कि ये खुद कह रहे हैं कि खुद में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन तीखे तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।